जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए कराधान विधान एवं लेखे यानी कि टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। इससे पहले जो चैप्टर है पहला इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, उसको कंप्लीट कर दिया हूं। कुछ थ्योरी पेपर था और कुछ लाइव क्लास आके जो इसमें प्रैक्टिकल का भी मैंने जिक्र किया था, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको टैक्सेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, मिल जाएगा। उस चैप्टर को जरूर देख लिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। इसमें हम अभी थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको हम ऑन बोर्ड सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रकार से होता है, जैसे होता है, मेरा लक्ष्य है आप लोगों का पार्ट 3 अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन करवाना, जो मैं प्रतिबद्ध हूँ और करवाऊंगा। आप सबसे आग्रह है जो आप लोग बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, पढ़िए। आपको जहाँ भी जो भी डाउट होता है, जो भी दिक्कत होता है, जरूर हमसे शेयर कीजिए। इसलिए आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उसमें नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जुड़ जाइए अगर जुड़ना हो तो, ठीक है। ये आपके इच्छा पे है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और आगे भी यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं आशा करता हूं जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यह जो दूसरा चैप्टर है यह है एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि कृषि आय। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं जो कृषि आय क्या होता है, बहुत आसानी है इसमें इसको समझना। लेकिन आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग कृषि आय किसे माना जा सकता है, किसे नहीं माना जा सकता है, इसको डिटेल्स में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। ध्यान से सुनिए, एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है, कृषि जो आय होता है, वो टैक्स फ्री होता है। इसलिए इसको थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि कर अधिनियम जो है, ये टैक्स डिपार्टमेंट जो है, किसको मानता है एग्रीकल्चर इनकम, किसको नहीं। तो कृषि आय को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए क्या है कृषि आय का। सामान्यतया कृषि कार्य करने से होने वाली उपज से जो आय होती है, कृषि कार्य करने से जो उपज होता है उससे जो इनकम होता है उसे कृषि आय कहलाता है। ये धारा 2(1)(a) में दिया है, ठीक है। कृषि आय को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, देखिए पहला क्या है, कोई किराया अथवा लगान जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है, तथा दूसरा पॉइंट है कृषि के कार्यों में लाई जाती है। एक बात आप सबसे पहले समझ लीजिए, कृषि जो होता है वो कहीं ना कहीं लैंड के ऊपर में होता है। तो लैंड कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया में। लैंड अगर इंडिया में नहीं है, भूमि पर एग्रीकल्चर होता है, अगर वो लैंड भारत से बाहर स्थित है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। इतना बात आप सबसे पहले समझ लीजिए। अगर पाकिस्तान में खेती करके ही कोई भारतीय लाता है तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, कृषि आय होगा तब जब वो जमीन स्थित होगा इंडिया में। तो कोई किराया अथवा लगान जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है। सबसे पहले देखिए, कोई किराया अथवा लगान क्या होता है, जिसके पास बहुत अधिक भूमि होता है तो खुद से उतना वो कृषि कार्य नहीं कर पाता है, तो करता क्या है, तो उस खेत को, उस मैदान को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों दे देता है, जो तुम इस पे खेती करो। ध्यान रखना चाहिए आपको यहाँ पे, जो वो व्यक्ति भी उस पर एग्रीकल्चर ही करेगा। वो व्यक्ति अगर उस पर फैक्ट्री स्थापित कर लिया तो भूमि के जो स्वामी है उनको अगर किराया देगा भी तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। तो कोई किराया अथवा लगान तो आप समझ गए होंगे, जो ऐसी भूमि से प्राप्त हो जो भारत में स्थित है। दूसरा, कृषि कार्यों में लाई जाती हो। कृषि कार्यों में अगर कृषि कार्य के अलावा कोई दूसरा काम के लिए उस जमीन का वो प्रयोग कर रहा है तो वो कृषि आय नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा है, ऐसी भूमि से आय जो कृषि क्रिया अथवा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया करने से हो, अथवा अपनी उपज को बेचने से हो। अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने, यानी कि अगर मान के चलिए सेलेबल नहीं है, मतलब डायरेक्टली वो बेच नहीं सकता है, तो विक्रय योग्य बनाने के लिए जो क्रिया कर रहा हो या अपनी उपज को बेच रहा हो, इनसे जो इनकम होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा। दूसरा है, खेत के मकान से कोई खेत के मकान से होता क्या है, तो जहाँ पे खेती होता है, बहुत जमीन अगर एक जगह होता है तो फसल के सुरक्षा के लिए वहाँ पे एक भवन बना दिया जाता है, उससे जो आय होता है वो भी कृषि आय में आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। कृषि आय की परिभाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो उपयुक्त चार्ट क ख ग में देख चुके हैं, ठीक है।
पहला भूमि भारत में स्थित होना चाहिए। यदि भूमि भारत से बाहर है तो इसकी आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्लियर हो जाएगा। दूसरा, भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना चाहिए, अर्थात कृषि का कार्य का मतलब होता है भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, ये सब जो है कृषि का कार्य कहा माना जाता है, ठीक है। अतः भूमि पर स्वतः उग आई घास बेचने से कृषि आय नहीं हो। अगर अनवांटेड ग्रास आ गया है किसी फील्ड पे और उसको बेच दिया जाता है, आपने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक बरसात के सीजन में आप लोग भी जान रहे हैं, जो ऑटोमेटिक है घास वहाँ पे उगाता है, तो उस घास को अगर आप बेच देते हैं, उससे आपको जो इनकम होता है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है, क्योंकि आपने उस भूमि को ना तो जोता, ना पानी दिया, ना बीज दिया, वो तो स्वतः उगाया ना, तो वो अदर सोर्सेस में चला जाएगा, ना कि एग्रीकल्चर। तीसरा पॉइंट है, भूमि से आय प्राप्तकर्ता का भूमि में हित होना चाहिए। जो व्यक्ति राशि प्राप्त कर रहा है ना, उस व्यक्ति का उस भूमि में हित होना चाहिए, यानी कि उस भूमि का वो स्वामी हो, ठीक है ना। भूस्वामी या किराएदार या भोग बंधकदार का ही हित भूमि में माना जाता है। अतः तैयार फसल को खरीद कर उसे काट कर बेचने वाले की आय कृषि आय नहीं हुई। कहने का तात्पर्य हुआ, जो आपका जमीन है, जमीन ए का है, ध्यान सुनिए, जमीन ए का है, ए ने क्या किया, तो उस लैंड पर बहुत अच्छा गेहूं उगाया है, ठीक है, लैंड है ए का, उस पे वो गेहूं उगाया, लेकिन अब ए को किसी कारण से, किसी काम से मुंबई जाना है, ये फसल पक के तैयार हो चुका है, लेकिन अब ये काटने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। इस परिस्थिति में ये क्या करेगा, ए तो बी को बोलेगा जो तुम ये खेत खरीद लो हमसे और तुम इसे काट कर बेच लेना, या जो तुम्हें करना हो। तो बी से एग्रीमेंट हो गया, जो मैं 5,000 रुपया इस फील्ड का दूंगा, तो बी 5,000 रुपया ए को देगा, तो बी अब इस एग्रीकल्चर इनकम क्या काटेगा, बेचेगा, तो इनका भी तो इनकम होगा ना। 5,000 दिया है तो 6,000 7,000 तो निश्चित रूप से कमाएगा। तो इनका जो ये 6,000 7,000 इनकम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, क्योंकि बी ने कुछ नहीं किया, बस ये तैयार फसल को खरीदा और उसको बेच दिया, ठीक है ना। इनकम जो 5,000 ये ए का होगा, ध्यान से समझ लीजिए इस बातों को। अगला है चौथा पॉइंट है, कृषि से प्रत्यक्ष आय ही कृषि मानी जाती है, कि डायरेक्ट जो इनकम होगा एग्रीकल्चर से वही कृषि आय होगा। कृषि से अप्रत्यक्ष आय कृषि आय नहीं है। ध्यान से अब चलते हैं काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा प्रयास, वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग बिना लाइक किए नहीं जाइएगा इस चैनल से, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कर दें और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो लाइक और कमेंट जो होता है वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्लास दे रहा हूँ, मैं आप सबसे कोई भी चार्ज नहीं किया हूँ, कुछ भी फ्री में क्लास दे रहा हूँ और मैं क्लास दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं जो सर ऐसा तो नहीं होगा आप बीच में ड्रॉप कर देंगे, तो नहीं भाई, मैं क्लास रेगुलर दूंगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, कृषि आय के प्रकार, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। किराया अथवा लगान। किराया अथवा लगान मतलब ऊपर में ही आपको समझा दिया हूँ, जो अगर भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को दे दें और वो भी उस पर कृषि का कार्य करे, तो उससे जो राशि प्राप्त होता है वो किराया लगान होता है। दूसरा, कृषि से आय। कृषि से आय मतलब कृषि कार्यों से, ऐसा भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि से। यदि भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है और भूमि से आय प्राप्त हुई है तो कृषि कार्य कृषि आय नहीं माना जा सकता, ठीक। जैसे भूमि पर स्वतः जो पेड़ उग जाता है या उनसे होने वाली कृषि आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनका पैदा करने में कृषि की कोई क्रिया नहीं की गई है। तीसरा, पैदावार को बेचने योग्य बनाने से। देखिए, कभी कोई ऐसा कोई फसल होता है जिसको हम डायरेक्टली बेच नहीं सकते, तंबाकू है, तंबाकू को डायरेक्टली आप बेच नहीं सकते, उसके पत्तों को सुखाना पड़ता है, बंडल बनाना पड़ता है, तो इनसे जो आय होता है वो भी कृषि योग्य आय होगा, ठीक है। अगला, उपज बेचने से है। किसान अथवा लगान प्राप्त करता अपनी उपज को नियमित रूप से दुकान लेकर भी बेचता है, मतलब अपनी उपज को किसान जो है अगर उपज करता है, ठीक है ना, किसान उपज करता है उसे दुकान में लेकर बेचता है, तो वो भी कृषि आय होगा। जानना बहुत जरूरी है कृषि आय में क्या क्या आता है। अगला है, खेत के मकान से आय। किसी खेत के मकान से आय को कृषि आय तब माना जाता है जब उस मकान का स्वामी भूस्वामी अथवा भूमि का किराएदार हो तथा यह मकान उसके उपयोग में है, ठीक है। अन्य शर्तें इसके साथ देखिए क्या है, यह मकान कृषि भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट स्थित है। मकान कहाँ होना चाहिए, कृषि भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट, पास ही में। हम तो पहले ही बता दिए है ना, जो वो कृषि कार्य के लिए ही वो मकान का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा वह इस मकान को अपने रहने अथवा भंडार घर के रूप में प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, किसान रह रहा है या भंडार घर के रूप में प्रयोग कर रहा है। तीसरा है, मकान की भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता है। मकान की भूमि पर, जमीन पर
लगान या स्थानीय कर लगता है। यदि उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर नहीं लगता तो क भूमि गैर शहरी क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। अगर ये कर नहीं लगता है तो वो भूमि कहाँ स्थित होना चाहिए? गैर शहरी, यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। ख भूमि नगर पालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहाँ की आबादी 10,000 से कम होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, मकान के बारे में इतना शर्त है। टैक्स पूरा लॉ ही है, इसमें तो आपको एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट को आप मिस कर देंगे तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए आप एक एक पॉइंट को ठीक ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर वो नगर पालिका या छावनी बोर्ड में स्थित है तो वहाँ की आबादी 10,000 से कम होना चाहिए। अगर 10,000 का आबादी टपा दिया, ऊपर चला गया तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। ग क्या है? भूमि आकाशीय मार्ग से नापने पर निम्न क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए। अगर आकाशीय मार्ग से अगर उनको मापा जाए तो पहला, स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र में, यदि वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है। ध्यान सुनिए, स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र में, यदि वहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है। दूसरा, स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर क्षेत्र में, यदि वहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है। तो इन देखो, अगला है, नर्सरी में उगाए गए छोटे पौधे या बीज से उत्पन्न किया हुआ छोटा पौधा बेचने से कृषि आय मानी जाती है। ध्यान सुनिए, नर्सरी में, ये छठा पॉइंट देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्सरी में उगाए गए छोटे पौधे या बीज से उत्पन्न किया हुआ छोटा पौधा बेचने से आय कृषि आय मानी जाती है। नर्सरी में छोटे छोटे फूल या आम का पेड़, कटहल का पेड़ उगाया जाता है और उसे बेचा जाता है, तो वो भी कृषि आय होगा, ठीक है। चलिए, कृषि आय की गणना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। कृषि, आपको एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। भारत में स्थित कृषि भूमि से किराया या लगान की आय की गणना यह मानते हुए की जाएगी कि यह अन्य साधनों से आय है। भारत में स्थित कृषि भूमि से किराया लगान की आय की गणना यह मानते हुए की जाएगी कि यह अन्य साधनों से आय है, ठीक है। दूसरा, खेत के मकान से आय की गणना मकान संपत्ति से आय के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। देखिए, भारत में स्थित कृषि भूमि से किराया लगान का गणना अन्य साधनों से आय के तहत होगा। मकान की आय की गणना मकान संपत्ति से आय के प्रावधानों के अनुसार, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा आगे। तीसरा, किसी अन्य कृषि आय की गणना, किसी अन्य कृषि आय, ये व्यापार अथवा पेशे में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अपवाद है, यदि 1 या 3 10,000 से अधिक राशि का भुगतान अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से नहीं किया गया है तो भी इस राशि की कटौती मिलेगी। चौथा, यदि करदाता अपनी कृषि आय पर राज्य सरकार को कर देता है तो उसे इसकी कटौती मिलेगी। यदि करदाता अपनी कृषि आय पर राज्य सरकार को कर देता है तो इसकी क्या मिल जाएगा? उन्हें कटौती मिल जाएगा, टैक्स पे करा। यदि कृषि आय के किसी स्रोत से हानि है तो इसकी पूर्ति कृषि आय के किसी अन्य स्रोत की आय से की जा सकती है। यदि कृषि आय के किसी स्रोत से हानि हो जाती है तो उसका पूर्ति वो अन्य स्रोत की आय से कर सकती है, ठीक है। अगला देखिए, यदि एओपी अथवा बीओआई को कृषि कार्य से हानि है तो इसका सदस्य इसकी पूर्ति अपनी कृषि आय से नहीं कर सकते, ठीक है ना। 7वां पॉइंट, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में कृषि से हानि है तो इसकी पूर्ति अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में कृषि आय से की जा सकती है, बशर्ते रिटर्न दाखिल करके इसका निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी से करा लिया गया। ध्यान से सुन लीजिए, यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में कृषि से हानि हो जाता है तो उसको अगले 8 असेसमेंट ईयर में कृषि के इनकम से उसका क्षतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि रिटर्न दाखिल करके इसका निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी से करा लिया गया हो। 8वां, यदि किसी वर्ष कृषि से शुद्ध आय का मतलब है कृषि आय माइनस कृषि हानि की अपेक्षा शुद्ध आय की अपेक्षा शुद्ध हानि है तो वर्ष कृषि आय शून्य मानी जाएगी, मतलब लॉस हो गया तो कृषि आय नहीं हुआ, ठीक है। अगला टॉपिक है कृषि आय को पूर्णांकित करना, यानी राउंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर। यदि करदाता की कृषि आय की राशि 10 से पूर्णतया विभाज्य न हो, यानी कि उनका जो इनकम है वो 10 से विभाजित नहीं होता है, सीधा सीधी समझिए उसके अंत में 0 नहीं है, तो उसकी कृषि आय में 10 रुपया का कोई अंश शामिल हो और वह अंश 5 अथवा 5 से अधिक हो तो उस अंश को 10 रुपया कर दिया जाएगा। ध्यान सुन लीजिए, अगर 5 से कम है तो उसे छोड़, जैसे देखिए 105 है तो इसको 110 बना दिया जाएगा, अगर 104 है तो उसे 100 बना दिया गया, राउंडिंग ऑफ होता है, ठीक है। क्लियर, समझ गए होंगे। अगला है, देखिए
भूमि से संबंधित गैर कृषि है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड। देखिए जुड़ा है लैंड से ही इनकम, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हो, जैसे हाट बाजारों से होने वाली आय, पत्थरों की खानों से होने वाली आय, खानों की रॉयल्टी से आय, कृषि उपज को संग्रहित करने के लिए भंडार के रूप में प्रयोग में लाई हुई भूमि से आय, सिंचाई के लिए पानी देने से आय। उदाहरणतः देखिए सिंचाई के लिए पानी देना, कोई व्यक्ति होता है जिनका काम होता है खेत को पटाना, पटवन करना, तो उनका जो इनकम होगा वो काम तो एग्रीकल्चर का ही कर रहा है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम उनका नहीं होगा। अगला, स्वयं उग आई हुई घास, पेड़ अथवा बांस है, ये सब एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है। अगला, मछली क्षेत्रों से होने वाली आय, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। चलिए आगे देखिए, उस मिट्टी की आय जो ईंट बनाने के लिए बेच दी गई, मिट्टी अगर ईंट बनाने के लिए बेचा गया है तो उसका इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला पारिश्रमिक, कृषि फार्म में काम करने वाले व्यक्ति को जो कमीशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उनका इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता है। कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से लाभांश की है, कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी, कृषि कार्य के लिए कोई कंपनी लगा हुआ है, उसके लाभांश का से जो आय होगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। खड़ी फसल के क्रेता को आय, डेयरी फार्म, मुर्गी पालन आदि से आय, कृषि भूमि के किराए की बकाया पर ब्याज, ये सब इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताइए जरूर, उस डाउट को सोल्व कर दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो लाइव क्लास में आके क्लियर तो करना ही है, ठीक है। अगला है अंशतः कृषि है, कुछ ऐसे कृषि से आय होता है जिसका कुछ भाग को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है और बाकी भाग को नॉन एग्रीकल्चरल। तो हमको देखना पड़ेगा जो कौन ऐसा आय है। देखिए कभी कभी आय मिश्रित होती है, जो अंशतः कृषि आय होती है, अंशतः मतलब कुछ भाग ही उसका, जैसे 60% टोटल आय का 60% हो गया एग्रीकल्चर और 40% हो गया नॉन एग्रीकल्चर, तो 100 में 60-40 का हिस्सा होता है। तो हमें जानना होगा इससे, ठीक है ना। अंशतः गैर कृषि व्यापारिक आय होती है, तो कृषि आय के अंश की गणना करने करदाता द्वारा की हुई ऐसी कृषि उपज का बाजार मूल्य घटा दिया जाएगा, परंतु इस संबंध में कृषि करने का कोई व्यय नहीं घटाएगा। ध्यान सुनिए क्या है, कभी कभी आय मिश्रित होती है, जो अंशतः कृषि आय होती है, ठीक है, तथा अंशतः गैर कृषि आय, जो व्यापारिक आय होता है। गैर कृषि आय के अंश की गणना करने के लिए गैर कृषि आय यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम का अगर हम गणना करें तो करदाता द्वारा की हुई ऐसी कृषि उपज का बाजार मूल्य घटा दिया जाएगा, बाजार मूल्य घटा दिया जाएगा, परंतु इस संबंध में कृषि करने का कोई व्यय नहीं घटाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बाजार मूल्य से निम्न आशय है। पहला, यदि वह कृषि उपज साधारणतः बाजार में बिकती है जो गत वर्ष में उनका औसत मूल्य, अथवा यदि वह कृषि उपज साधारणतः बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न का योग उसका बाजार मूल्य माना जाएगा। यानी कि बाजार मूल्य हम कैसे निकालेंगे, पहला उपज करने के व्यय, दूसरा जिस भूमि पर वह उपज की उसका लगान, और तीसरा उचित लाभ जो कर निर्धारण अधिकारी की संपत्ति में उचित हो, इन सबको जोड़कर, ठीक है। अगला देखिए, चाय के उत्पादन या निर्माण से आए। देखिए एक टेबल में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। कुछ वस्तुओं को उगाकर एवं उनका निर्माण करके बेचने पर कृषि आय एवं गैर कृषि आय निर्धारित करने के नियम एक नज़र में देख लीजिए। पहला, चाय का उत्पादन एवं निर्माण करके बेचना। चाय का उत्पादन और निर्माण करके बेचना में 60% कृषि आय और 40% एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया इस सेक्टर से कमा रहा है, यानी कि चाय का उत्पादन करके बेच रहा है, तो उसमें से 60% है ना, 60,000 हो जाएगा एग्रीकल्चर का और 40,000 हो जाएगा गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर। इस बात को समझिए, क्वेश्चन बनाते वक्त आपको ये सब काम करेगा, ठीक है। दूसरा है कॉफी का उत्पादन एवं उसको संसाधित करके बेचना, तो 75-25 का रेशियो है, 75 कृषि का और 25 नॉन कृषि का, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल। तीसरा है कॉफी का उत्पादन एवं उसको संसाधित करके भून कर एवं पीस कर, चाहे उसे चिकोरी या सुगंधी वस्तु मिली हो या नहीं हो, मतलब ये मिला हो या नहीं मिला हो, 60-40 का रेशियो हो जाता है। चौथा, रबर उगाकर एवं उससे लैटेक्स या सिनेक्स बनाकर बेचना। रबर उगाकर एवं उससे लैटेक्स या सिनेक्स बनाकर बेचना 65-35 का है, 65 एग्रीकल्चर और 35 गैर कृषि है। और अन्य कृषि उत्पाद को अपने उत्पादन हेतु काम में लेना, अपने उत्पादन हेतु काम में लेना, तो कृषि उत्पाद के उचित बाजार मूल्य में से खर्च घटाकर, ठीक है, कृषि उत्पाद के उचित बाजार मूल्य जो होगा उसमें से खर्च को माइनस कर दो, और व्यापार से आय की गणना करने में कृषि उत्पाद का उचित बाजार मूल्य घटाकर शेष राशि होगा गैर कृषि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो कंप्लीट हो गया, मुझे आशा है जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, वहाँ पे बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट कल लाइव क्लास होगा तो उसमें
कंप्लीट कर देंगे एक एक टॉपिक को। बस आप लोग टॉपिक का ख्याल रखिएगा, टॉपिक बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद।